असी चले तेरा चैन तू खोई ना सजना, मैनू मरी नू सीने लाके तू रोई ना सजना, तू रोई ना सजना। तू खुद नू लई संभाल जख्म मेरे अल्लाह धोएगा, जे मैं नहीं तेरे कोल ते फिर कौन होएगा। रूह मेरी तड़पेगी जानी दिल भी रोएगा, दिल भी रोएगा। अमेजिंग। जैसे इंडियन आइडल में ये था कि हमें खुद इंडियन आइडल जो है टीम उन्होंने कांटेक्ट किया था। ओके। या बिकॉज जैसे उनके पास ऑब्वियसली डाटा रहता है कि कौन सी सिटी से कितने बच्चे क्या है, तो दे न्यू कि चंडीगढ़ में अच्छा कुछ बच्चों का उन्हें पता था कि ये गाते हैं, स्टेज शोज करते हैं एंड अच्छा गाते हैं, तो दे कॉन्टैक्टेड अस। तो जब उन्होंने कांटेक्ट किया उसके बाद धीरे धीरे राउंड्स होते हैं आगे आगे, तो वो राउंड्स हुए, एक क्लियर हुआ, दूसरा क्लियर हुआ, फिर ऐसे ऐसे करके करते करते यू नो फाइनल राउंड तक हो गया। एंड देन वो जजेस राउंड आता है, वो भी चंडीगढ़ में हुआ था। एंड देन उसके बाद फिर डायरेक्टली मुंबई। सो बोथ द टाइम्स मतलब सेम ही चीज़ हुई है। आई जस्ट न्यू वन थिंग कि ओके सुखी का गाना है, सुखी है और मेरा इसमें पार्ट है। तो जैसे जैसे वो हुआ उसके बाद आई थिंक उन्होंने 2-3 सिंगर्स से उन्होंने मतलब करा कांटेक्ट वगैरह, उनसे डब करवा के देखा एंड ऑल। तो आई थिंक उन्हें वो किसी को भी पसंद नहीं आया उन्हें, और उन्हें बेस्ट मेरा ही लगा। तो आफ्टर लाइक 6-7 मंथ्स उन्होंने मुझे कॉल करके, मुझे डायरेक्टली सुखी का कॉल आया कि यू नो आपका जो पार्ट था वो हमें आपका ही वोकल चाहिए उसमें, हमें और किसी का पसंद नहीं आया, आपका बेस्ट लगा। मैं ऑडियंस में बैठ के अपने बाकी जो फ्रेंड्स हैं, सिंगर्स हैं साथ में, उनके साथ बैठ के अपना एंजॉय कर रही हूँ। एंड फिर उषा मंगेशकर जी स्टेज पे आए, उन्होंने सबका बोला जो भी। उसके बाद उन्होंने रैंडमली, मतलब आई हैड नो आइडिया, तो उन्होंने बोला कि सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा, बट खासकर मैं एक लड़की के लिए बोलना चाहूँगी जिसने ये गाना गाया था तुम्हें याद करते करते। ऑब्वियसली शी डिडंट नो माय नेम। Hi Divya, how are you? Hi, I'm good. How are you? Good. Welcome to Bale Wali Magazine's Thank you Conversations. so much for having me. It's a pleasure having you here. Thank you. आपने वो मूवी देखी है किस्मत? हाँ। अच्छा, उसमें एक लास्ट में सीन है जिसमें एमी विर्क अपना एक बैंड लेकर आते हैं अपने साथ, और उसमें जो कैरेक्टर प्ले कर रही है बानी का, सरगुन मेहता, उनकी डेथ हो जाती है उसमें। तो एक स्टैंजा आता है बहुत प्यारा सा, वो एक गाना है कौन होएगा, वो आपको पता है किसने गाया है? मुझे पता है किसने गाया है। मैंने ही गाया है। रियली? अच्छा चलो, लेट्स स्टार्ट विद दैट ओनली। ओके, तो मैं लास्ट वाला पार्ट जो है, हाँ ओके। असी चले तेरा चैन तू खोई ना सजना, मैनू मरी नू सीने लाके तू रोई ना सजना, तू रोई ना सजना। तू खुद नू लई संभाल जख्म मेरे अल्लाह धोएगा, जे मैं नहीं तेरे कोल ते फिर कौन होएगा। रूह मेरी तड़पेगी जानी दिल भी रोएगा, दिल भी रोएगा। अमेजिंग, सो मेलोडियस। जब ये मूवी आई थी तो मुझे ये मतलब लास्ट का जो ये पार्ट था ये कहीं भी नहीं मिलता था, तो स्पेशली आई यूज्ड टू सर्च कि मूवी का लास्ट वाला सीन एंड देन मैं इसको सुनती थी। तो क्यों, बिकॉज इट वाज नॉट अवेलेबल। एग्जैक्टली, राइट, है ही नहीं। सो इट्स ब्यूटीफुल। आपने कितनी बार देखी है किस्मत? मैंने पर्सनली 4-5 बार तो देख ली है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैंने देखी थी तो जब रिलीज ही हुई थी, हाँ, आई वांटेड टू आस्क यू, जब रिलीज हुई थी तो उस टाइम पे आप अपनी फैमिली के साथ हम श्योर गए होगे। एग्जैक्टली। तो वो कैसा मोमेंट था कि हाँ अब मेरा गाना गाया वाला पार्ट आने वाला है? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, इवन फैमिली में भी सब ऑब्वियसली, क्योंकि इतनी बड़ी मूवी है एंड मूवी में मेरा फर्स्ट सॉन्ग था,
तो उनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी सबको। एंड मैंने फर्स्ट शो की ही, मतलब फर्स्ट डे की, मैंने फर्स्ट शो तो नहीं मिल पाया था, पर फर्स्ट डे का आई थिंक लास्ट या सेकेंड लास्ट शो मैंने बुक करा था। एंड उस टाइम पे आई रिमेम्बर उस दिन कुछ ऐसा कुछ टेक्निकल इशू भी हो गया था, मतलब गाड़ी के साथ कि कार चल नहीं रही थी या कुछ प्रॉब्लम, बैटरी का कुछ इशू हो गया था एट द टाइम। और बट फिर भी हमने कैंसिल नहीं किया, हमने कहा कि नहीं जाएंगे तो जाना तो है ऑब्वियसली। तो फिर बस हमने, मतलब रात का टाइम भी था, बट वी बुक्ड अ कैब एंड देन वी वेंट देयर। एंड पूरे टाइम इट वाज लाइक आई वाज वेरी एक्साइटेड, मतलब पूरे टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला, क्योंकि बार बार सॉन्ग मूवी में आता है, यू नो। तो बस मैं सुन के बार बार वही खुश हो जा रही थी कि वो या ओके। अच्छा, बेसिकली अभी वैसे बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन चंडीगढ़ का ही आपका है, तो वैसे यू बिलोंग टू उत्तराखंड, राइट? तो न्यू ईयर भी आपने वहीं पे सेलिब्रेट किया है उत्तराखंड में, तो ज़्यादा कहाँ पे रहना पसंद है? ज़्यादा तो चंडीगढ़ में ऑब्वियसली, बिकॉज घर यही है। तो एंड चंडीगढ़ जैसा, मतलब चंडीगढ़ से अच्छा मुझे और कोई जगह लगती नहीं है, कोई भी नहीं। बट यही है कि जब भी थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि यू नो आई वांट अ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग और थोड़ा वेकेशन पे कहीं जाना है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट चीज़ जो जगह आती है वो उत्तराखंड ही आती है, क्योंकि ऑब्वियसली आई हैव सम रिलेटिव्स देयर लिविंग देयर, एंड इतना सुंदर है, कहीं भी कुछ भी नेचर के क्लोज हो तो यू नो, तो इट्स वेरी पीसफुल। हाँ, इट्स पीसफुल। एंड आजकल वैसे भी सब, इवन जो नहीं भी होते हैं उत्तराखंड के, उनको होता है कि हिमाचल चलते हैं, उत्तराखंड चलते हैं, तो मतलब वहीं का फिर प्लान बनता है सबसे पहले हमारा। ओके। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में पापा, मम्मा एंड भैया। अच्छा, भैया क्या करते हैं? भैया जॉब कर रहे हैं, भैया 2 साल बड़े हैं। तो यू नेवर थॉट कि मैं चंडीगढ़ से बाहर चली जाऊँ या कुछ? क्योंकि यूजुअली जहाँ हम रहते हैं, जहाँ पे हम पैदा हुए होते हैं, तो जब कॉलेज तक पहुँचते हैं तो वी फील लाइक वी वांट टू गो आउट, है ना? तो घर पे क्योंकि वो बैंटर्स चलते रहते हैं भाई के साथ, मम्मा। तो आई थिंक देयर वाज अ टाइम जहाँ पे ऐसा हो गया था कि यू नो, जैसे हमारी इंडस्ट्री है तो इट्स ऑलवेज मूविंग, हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा है। दिल्ली है जैसे, या मुंबई की लाइफ है, वो सब ऐसे चलते रहता है, ऐसा नहीं है कि कहीं कभी भी पॉज नहीं आता है ना। लेकिन चंडीगढ़ इज लाइक वेरी पीसफुल एंड सूदिंग। तो बहुत टाइम, मतलब अभी 1-2 साल पहले की बात है कि आई वाज लाइक कि मुझे मुंबई जाना है, मूव आउट करना है। तो एंड बहुत टाइम तक पेरेंट्स बोले कि कैसे, मतलब अकेले कैसे भेज दें, ऑब्वियसली पेरेंट्स को टेंशन रहती है, बीइंग अ गर्ल आल्सो इट्स नॉट इजी। तो उनको काफ़ी था, फिर मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें मनाया कि नहीं चलने जाने दो एंड ऑल, करियर का है एंड ऑल। तो दे फिर एट द एंड दे वर लाइक इफ़ यू वांट टू गो एंड यू थिंक कि आप जाके वहाँ सेटल हो सकते हो, अपना टेक केयर कर सकते हो खुद के लिए, तो ओके। बट कोरोना हो गया, कोरोना हैपेंड एंड मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले ही, so I couldn't go there. But now I feel like कि I don't think कि मैं कभी सोचूंगी मूव आउट करने का। now अभी 2 साल में, पिछले 2 साल में ऐसा हो गया है कि जो माइंडसेट है वो बिल्कुल चेंज हो गया कि नहीं, अभी चंडीगढ़ से ही, क्योंकि मैं यहाँ से भी काम कर सकती हूँ। वो स्टार्टिंग में थोड़ा टीनेज में ऐसा रहता है कि यू नो मूव आउट करना है, थोड़ा वहाँ जाके कुछ करूँगी एंड ऑल। आई थिंक यहाँ पे रह के भी आई कैन डू व्हाट आई एम डूइंग। तो बस अब यही से मेन कोविड ने काफी कुछ सिखा दिया सबको। एग्जैक्टली। एंड यू आल्सो स्टार्टेड सिंगिंग और स्टेज परफॉर्मेंसेस आपने किए सिंस द एज ऑफ 8 यू आर डूइंग इट, है ना? तो मामा जी का भी काफी अच्छा इन्फ्लुएंस रहा है आपके ऊपर, क्योंकि वो भी काफी गाने गाते थे और बचपन से आप पुराने गाने गाती हो। तो ये इंडियन आइडल में भी आपने पार्टिसिपेट किया, वो कैसे आइडिया आया एंड कौन लेके गया ऑडिशंस पे? सो बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि जितने भी, अगर हम बच्चों की बात करते हैं जो बहुत ही अर्ली एज में अपने लाइफ के 5, 6, 7, 8 ऐसे बिलो 10 लगा लो आप, तो जब वो इतनी अर्ली एज में स्टार्ट करते हैं करना, तो सबका आई थिंक जर्नी काइंड ऑफ सेम ही रहती है कि मतलब गाना स्टार्ट करते हैं, सीखना स्टार्ट करते हैं, फिर मेन उनका जो रहता है ऑडिशंस। तो इवन आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ ऑडिशंस फॉर अ लॉट ऑफ टीवी रियलिटी शोज। तो इसका यही था कि जैसे इंडियन आइडल में ये था कि हमें खुद इंडियन आइडल जो है टीम, उन्होंने कांटेक्ट किया था। या बिकॉज जैसे उनके पास ऑब्वियसली डाटा रहता है कि कौन सी सिटी से कितने बच्चे क्या है, तो दे न्यू कि चंडीगढ़ में अच्छा कुछ बच्चों का उन्हें पता था कि ये गाते हैं, स्टेज शोज करते हैं एंड अच्छा गाते हैं, तो दे कॉन्टैक्टेड अस। तो जब उन्होंने कांटेक्ट किया उसके बाद धीरे धीरे राउंड्स होते हैं,
आगे आगे, तो वो राउंड्स हुए, एक क्लियर हुआ, दूसरा क्लियर हुआ, फिर ऐसे ऐसे करके करते करते फाइनल राउंड तक हो गया। एंड देन वो जजेस राउंड आता है, वो भी चंडीगढ़ में हुआ था। ओके। एंड देन उसके बाद फिर डायरेक्टली मुंबई। सो बोथ द टाइम्स मतलब सेम ही चीज़ हुई है। नाइस। या अच्छा, एक आर्टिस्ट या कोई सिंगर हो, चाहे वो एक्टर हो, दे ऑलवेज थिंक कि हम कहीं पे परफॉर्म कर रहे हैं और हमें कोई देख ले। आपने भी कभी ऐसा सोचा कि मैं कहीं पे परफॉर्म कर रही हूँ कभी और मुझे कोई स्पॉट कर ले कि यार? हाँ, एग्जैक्टली। ये सब तो मतलब बहुत ही आई थिंक कॉमन है, बिकॉज बीइंग अ सिंगर ऑब्वियसली ये तो रहते ही है कि चलो यू हैव ड्रीम्स कि आप परफॉर्म कर रहे हो एंड लोग आपको सुनने आए हैं, आपकी पूरी ऑडियंस आपको सुनने आई है, ये नहीं है कि जस्ट यू आर जस्ट परफॉर्मिंग देयर। बट वही है कि ये सब चीज़ें, बट आई थिंक इट्स नॉट वेरी प्रैक्टिकल कि आप गा रहे हो, वो सब मूवीज में अच्छा लगता है, या वो सब मूवीज में अच्छा लगता है कि और फिर हम थोड़ा सोचते हैं, फैंटेसाइज करते हैं कि अच्छा हम गा रहे हैं, किसी ने हमें स्पॉट कर लिया, फिर उन्होंने हमें बोला आप तो तुम तो बड़ी सिंगर बनोगी और चांसेस आपको मिले एंड आप मतलब सुपरस्टार बन गए रातों रात। ऐसा वैसे यूजुअली तो बिल्कुल नहीं होता। मतलब एटलीस्ट मेरे केस में तो नहीं हुआ है। तो मेरे केस में तो यही रहा है कि धीरे धीरे बस आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि जैसे जैसे काम होता रहे और धीरे धीरे ग्रोथ होती है। मुझे तो जब तक अपनी जर्नी से यही अभी तक सीखने को मिला। तो फर्स्ट सॉन्ग ही सुपरस्टार मिल गया था विद सुखी। तो जब फाइनल डबिंग होने वाली थी उससे पहले का जो टाइम था, दैट 6-7 months वाला गैप, उसमें क्या लगा था कि हो जाएगा नहीं हो पाएगा, कैसी फीलिंग्स थी? उस टाइम पे बेसिकली तो जब मैंने डब किया था सॉन्ग, आई वाज 17 years old. Okay. तो उस टाइम पे मतलब मुझे मिला मौका, और उस टाइम पे मुझे सिर्फ यही बताया था कि ओके लेट्स ट्राई इट आउट, कि आप डमी एक बार डब कर दो एंड देन वील सी कि क्या होता है। उसका कुछ फाइनल नहीं था, बस आई जस्ट न्यू वन थिंग कि ओके सुखी का गाना है, सुखी है और मेरा इसमें पार्ट है। तो जैसे जैसे वो हुआ उसके बाद आई थिंक उन्होंने 2-3 सिंगर्स से उन्होंने मतलब करा कॉन्टैक्ट वगैरह, उनसे डब करवा के देखा एंड ऑल। तो आई थिंक उन्हें वो किसी को भी पसंद नहीं आया उन्हें, और उन्हें बेस्ट मेरा ही लगा। तो आफ्टर लाइक 6-7 months उन्होंने मुझे कॉल करके, मुझे डायरेक्टली सुखी का कॉल आया कि आपका जो पार्ट था वो हमें आपका ही वोकल चाहिए उसमें, हमें और किसी का पसंद नहीं आया, आपका बेस्ट लगा है, तो उसके लिए फाइनल डब के लिए हम करते हैं। तो आई थिंक नेक्स्ट डे और डे आफ्टर दैट मेरा जो है फाइनल डबिंग हमने करी एंड एक हफ्ते के अंदर अंदर मतलब जो सॉन्ग था वो आउट हो गया था, वीडियो सॉन्ग। वाओ। सो आई डिडंट रियली एक्सपेक्ट एनीथिंग। मतलब होता है कि आपने कुछ डब किया है, जैसे आजकल भी यूजुअली आई डब अ लॉट ऑफ बीइंग अ सिंगर, यू डब अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, बट यू नेवर नो कि कब कौन सा रिलीज हो जाएगा। ऐसे कुछ हर एक चीज प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती, और वो तो फिर भी फर्स्ट था, तो थोड़ा बहुत था कि अच्छा कैसा होगा क्या होगा। तो 17 years में ही फर्स्ट सॉन्ग डब कर दिया, दैट्स अ बिग थिंग। थैंक यू। तो पढ़ाई का साथ में कैसे चलता रहा? बिकॉज नाउअडेज इट्स यूजुअली वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन दैट बैलेंस, सो हाउ डू यू डू दैट? सो बेसिकली बचपन से, जैसे कि मैंने बताया कि बचपन से ही आदत पड़ी हुई है ना। सो आई थिंक कुछ भी आप करते हो लाइफ में, स्टार्टिंग में आपको टफ लगता है, धीरे धीरे व्हेन यू गेट यूज्ड टू इट तो आपको सब कुछ मतलब नॉर्मल लगने लग जाता है, आपको आदत पड़ जाती है बेसिकली, है ना। तो वही है कि बचपन से ऐसा था कि पढ़ाई में तो अच्छे आप हो ही, है ना, तो वो प्रेशर तो काइंड ऑफ था ही। चाहे पेरेंट्स ने स्टार्टिंग में बचपन में कुछ बोला नहीं, हाँ, बट वो खुद को ही होता है कि अब अगर कम मार्क्स आएंगे, अभी 100 आ रहे हैं, अब अगर 95-90 आए और उसके बाद की जब आपने सिंगिंग स्टार्ट की है तो वो बोलेंगे कि अभी आपके सिंगिंग की वजह से आपके इस पे फर्क पड़ रहा है। तो उस चक्कर में मतलब मैंने कभी खोने नहीं दिए कम, तो आई हैड टू ऑलवेज हैव दैट बैलेंस। और फिर पेरेंट्स भी होते थे कि अच्छा ये कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक्सक्यूज नहीं मिल गया ये कि आप गाने गा रहे हो तो आपको पढ़ाई में ध्यान नहीं देना है। और लाइफ में हमेशा एक बैकअप प्लान भी होना चाहिए। एग्जैक्टली, बिकॉज अल्टीमेटली स्टडीज आर योर पावर। एग्जैक्टली, यू नेवर नो। या आप टैगोर थिएटर में परफॉर्म कर रही थी और वहाँ पे उषा मंगेशकर जी आई थी, एंड शी स्पेशली मेंशन क्योंकि आपने लता मंगेशकर जी का गाना गाया था एक तुम्हें याद करते करते, है ना। एग्जैक्टली। तो उन्होंने आपका प्रेज किया कि दिस गर्ल, है ना, शी डिड वेरी वेल। तो उस वक्त उसके बाद कोई चांस मिला उनसे दोबारा मिलने का? नहीं, अनफॉर्चुनेटली चांस तो नहीं मिला, बट
आई थिंक वो जो मोमेंट ऐसे लाइफ में आपको मिलते हैं ना, जब इतने बड़े सिंगर, और आई वांट से कि सिर्फ नाम की बात नहीं है, उनका जो ऑरा है, जो बेसिकली जितना उनको ज्ञान है म्यूजिक का, है ना, नॉलेज है, उन सब के अगर आप देखो कि वो मोमेंट ही इतना ज़्यादा स्पेशल था मेरे लिए कि आई डोंट थिंक कि कोई अपॉर्चुनिटी मिले ना मिले उससे फ़र्क पड़ता है। बिकॉज उस टाइम पे उन्होंने बोला एंड आई कुड फील कि अच्छा मतलब मैं कुछ हूँ बेसिकली, क्योंकि मैं छोटी थी उस टाइम पे काफ़ी। एंड ये हुआ था कि हम लोग सब जैसे गा रहे हैं, जैसे चंडीगढ़ में ऐसे शोज होते हैं कि यू जस्ट परफॉर्म, ऐसा आपके प्रॉपर आपका शो नहीं होता है, पुराने गाने हैं, कोई आ रहा है परफॉर्म कर रहे हैं, जा रहे हैं, एक गाने दो गाने। उसमें मेरा एक सोलो सॉन्ग था तुम्हें याद करते करते, तो मैंने वो परफॉर्म किया। एंड मैं जैसे नॉर्मली होता है कि आप बैक स्टेज होते हो या फिर आप ऑडियंस में बैठ के बाकी का शो एंजॉय करते हो, सो आई वाज डूइंग द सेम। मैं ऑडियंस में बैठ के अपने बाकी जो फ्रेंड्स हैं, सिंगर्स हैं साथ में, उनके साथ बैठ के अपना एंजॉय कर रही हूँ। एंड फिर उषा मंगेशकर जी स्टेज पे आए, उन्होंने सबका बोला जो भी, उसके बाद उन्होंने रैंडमली, मतलब आई हैड नो आइडिया, तो उन्होंने बोला कि सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा, बट खासकर मैं एक लड़की के लिए बोलना चाहूंगी जिसने ये गाना गाया था तुम्हें याद करते करते। ऑब्वियसली शी डिडंट नो माय नेम, याद नहीं होगा उन्हें, तो उन्होंने ये बोला कि तुम्हें याद करते करते जिन्होंने गाया था, अगर वो अगर वो अच्छे गुरु से सीखेंगी और ऐसे रियाज करते रहेंगी, प्रैक्टिस करते रहेंगी, तो वो बहुत आगे जाएंगे। तो मतलब वो जो वर्ड्स हैं, देखो मुझे अभी तक याद है, पता नहीं कितने साल हो गए, मुझे अभी तक याद है। तो वो जो मोटिवेशन मिलती है, आई थिंक वो दैट्स बिगर देन एनी अपॉर्चुनिटी, राइट। तो उन्होंने तो काफी लैंग्वेजेस में गाने गाए हैं, जैसे तेलुगु, मराठी, बंगाली, नेपाली, कहीं उनसे इंस्पायर हो कि तो नहीं आपने ये कोको इसमें हरियाणवी में एंड सेल्फी ले लो तेलुगु में गा लिया? आई थिंक मतलब उनका प्रॉपर वो नहीं है, बट मुझे बचपन से बहुत ऐसे शौक है, मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस में गाने गाने का। ओके, तो बेसिकली और फिर औरों को अपने आप देखते हो कि जैसे श्रेया घोषाल जी हैं, सोनू निगम जी हैं, लता मंगेशकर जी हैं, कि उनको कितनी सारी लैंग्वेज, ऑब्वियसली उनको आती तो होंगी नहीं सारी लैंग्वेजेस, बट उन्होंने गाए हैं। तो वो देख देख के भी फिर वो और मोटिवेशन वो हुआ। तो मुझे बहुत ऐसे अच्छा लगता है, जैसे अगर आप मेरे सामने किसी और लैंग्वेज में बात करोगे ना, तो आई गेट एक्साइटेड कि अच्छा ये कैसे कुछ नया है, यू नो, तो आई गेट एक्साइटेड। तो उसमें मतलब उसी चक्कर में ये था कि अच्छा अगर हम बात करके मैं इतना एक्साइटेड होती हूँ, तो फिर गाने गा के देखते हैं कि क्या है। तो मुझे आते भी नहीं थे, जैसे एक दो मराठी सॉन्ग्स मैं खुद ही सुन के कि अच्छा करके देखते हैं कि कैसा लगता है, प्रैक्टिस। हाँ। तो एंड इट हैपेंड, मतलब मैंने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि मुझे, ऑब्वियसली आई होप्ड फॉर दैट, बट मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था। सो बेसिकली जो तेलुगु वाला सॉन्ग है उसके लिए तो जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं सॉन्ग के, उन्होंने सुपरस्टार एंड कौन होएगा ये सब सॉन्ग सुने थे। हाँ, तो उन्होंने, क्योंकि कौन होएगा एंड सुपरस्टार दोनों ही काफी फेमस हुए, तो उन्होंने वो दोनों सुने थे। सो ऑन दैट बेसिस उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि हमें आपके साथ सॉन्ग करना है एंड ऑल। एंड पहले तो मैंने बोला, आई वाज लाइक सो एक्साइटेड कि हाँ तो वो लगा फाइनली लैंग्वेज में है, हाउ एम आई गोइंग टू सिंग। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। कि पहले आई वाज सो एक्साइटेड कि फर्स्ट मेरा वो था कि तेलुगु सॉन्ग मिल गया मुझे, यू नो, मैं तो हमेशा से चाहती थी अलग अलग लैंग्वेजेस में गाना, तो कितनी अच्छी बात है। एंड द मोमेंट आई हर्ड द सॉन्ग, आई वाज लाइक terrified because I didn't know, मुझे एक वर्ड का भी मतलब नहीं पता था, and I didn't know how to pronounce it। वो समझ आ रहा होगा, सेल्फी ले लो बस। मुझे से एक सेल्फी ले लो जिसका भी कोई हिंदी में मीनिंग एज सच नहीं है। मुझे से एक सेल्फी ले लो वाला, बिकॉज उसका मीनिंग है बेसिकली कि मेरे साथ एक सेल्फी ले लो, बट हिंदी में हम बोलते हैं ना मेरे साथ सेल्फी ले लो। मुझे से एक सेल्फी ले लो का एज सच हिंदी में तो वो भी नहीं है। तो आई वॉज लाइक टेरिफाइड उस टाइम पे। मुझे था कि मैंने कहा मैं कैसे करूंगी, बिकॉज इट्स लाइक, आपने अगर सुना हो तो इट्स लाइक अ रैप। मतलब फर्स्ट थिंग दैट केम टू माई माइंड वाज कि ये तो रैप है, ये तो गाना नहीं है, रैप है। तो मुझे था कि कोई स्लो गाना होता तो मैं ऐसे सुन सुन के कर लेती, एंड दैट हैपेंड वेरी क्विकली। उनको था कि आप बताओ, तो मुझे था कि देख दिव्या करना है कि नहीं करना, डिसाइड। तो मुझे था अपॉर्चुनिटी मिली है, ज़्यादा से ज़्यादा खराब भी होगा, एटलीस्ट आई शुड ट्राई, गिव इट अ ट्राई। तो मैंने फिर उनको बोला कि ओके कर लेते हैं। तो फिर सॉन्ग मैंने उनसे, आई थिंक उनको मैंने बोला 1-2 दिन मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ, देन आई डब। ही वाज लाइक नो वी डोंट हैव टाइम, कल ही डब करना है।
तो आई वाज लाइक कि ठीक है। तो फिर मैं शाम को बैठ के लिटरली उनके साथ बैठ के 25 मिनट आधा घंटा उन्होंने मुझे सिर्फ बताया कि हाउ टू प्रोनाउंस ईच एंड एवरी वर्ड। तो वो मैंने वीडियो कॉल पे आपने बात की या कैसे? हाँ, मतलब पहले जो बात करी वो तो सिर्फ कॉल पे कि उन्होंने बताया। और ऑब्वियसली अगर आपको मैं कोई वर्ड प्रोनाउंस करने के लिए बोल रही हूँ तो जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं है, आप जितना मर्जी उसको लिख लो अपने हिसाब से, तो फिर भी यू वोंट बी एबल टू डू दैट, राइट? तो मैंने थोड़ा बहुत करा, जितना बताया याद करके, आई प्रैक्टिस एंड नेक्स्ट डे डब करने चले गए। एंड उस टाइम पे ये था कि डबिंग के टाइम पे ही वाज ऑन द कॉल पूरे टाइम पे, वीडियो कॉल पे थे, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने पे चंडीगढ़ में डब किया। हाँ, वो मैंने चंडीगढ़ में डब किया एंड मैंने डब करके उन्हें सेंड किया था सॉन्ग। बट ये था कि पूरे टाइम एक एक वर्ड मैं तो उसको बोल रही हूँ कि इसमें जैसे वर्ड्स है कि अंत अंत पाल पंतलो न भूमि साइजी यंतरो, तो इट्स लाइक यंतरो, मैं बोल रही हूँ यंतरो, तो मैं हमारे लिए इट्स लाइक कि ओके यंतरो, तो वो यंतरो नहीं, वो यंतरो है, यंतरो। तो वो एक एक चीज, और आपको गाना है, आपको जस्ट बोलना नहीं है, राइट? और ऐसा नहीं है कि आप एक एक वर्ड करके डब करोगे, आपको पूरी पूरी लाइंस और पूरा पूरा एक फ्लुएंसी चाहिए। हाँ, आपको वो डब करना है। तो इट वाज लाइक वेरी टफ, बट वही है कि आई वांटेड टू डू दैट, सो आई मेड इट हैपन। कि यू नो आपको होता है कि अगर आप करना चाहते हो कुछ तो आप फिर कर ही लेते हो। तो वही है कि थोड़ा टाइम लगा उसमें, बट वही है कि मतलब उनको तक मुझे था कि जब इनको विश्वास है कि मैं कर लूंगी तो ऑब्वियसली तो मैं कर ही लूंगी। तो फिर आई ट्राइड इट एंड बहुत अच्छा मतलब हो गया। उसके बाद जो फीलिंग होती है ना कि यू फील सो प्राउड कि ओ वाओ मैंने एक तेलुगु सॉन्ग किया है। उसके बाद उसके नेक्स्ट डे मैंने उनको पूछा कि सर मुझे गाने का मतलब तो बता दो कि क्या था। तभी तक मीनिंग भी नहीं पता। उसके नेक्स्ट डे आई कॉल्ड हिम कि सर मुझे मीनिंग बता दो, बिकॉज मुझे घर पे पूछ रहे हैं कि एटलीस्ट यू शुड नो द मीनिंग ऑफ द सॉन्ग, एटलीस्ट गाया क्या है। एग्जैक्टली। तो फिर वो थोड़ा बहुत उन्होंने मीनिंग वगैरह बताया एंड देन आई वाज लाइक ओके चलो तेलुगु सॉन्ग हो गया है। या दिव्या, यू वर अ पार्ट ऑफ मीत ब्रोस बैंड और उनके साथ काफ़ी लाइव शोज भी आपने परफॉर्म किए हैं, चाहे वो इंडिया में हो या अब्रॉड। तो हाउ डिड यू मीट ब्रदर्स? ओके, सो बेसिकली यही था कि उनसे जो मैं मिली थी तो शोज के लिए ही मिली थी एंड आई डिड माई फर्स्ट शो विद देम व्हेन आई वाज 16 years old। तो मैं जब 16 की थी मतलब तब से ऑन एंड ऑफ उनके साथ ऐसे लाइव शोज मैं कर रही हूँ एंड मतलब अभी कितने साल हो गए बट इट फील्स लाइक फैमिली, बिकॉज वो काफ़ी बहुत ही अच्छे हैं एंड जो बैंड का ओवरऑल जैसे कि मैं बताऊँ अगर कि लाइव शोज कोलैबोरेशन में एंड ऑल ना, तो मैंने बहुत कुछ सीखा है शोज से कि आप ओवरऑल कहीं पे परफॉर्म कर रहे हो, बाहर अब्रॉड आप जा रहे हो एंड वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो, तो ओवरऑल मैंने स्टेज का बहुत कुछ उनसे सीखा है। एंड 16 years की थी मैं तब से यू नो मीत ब्रदर्स के साथ करना, so that was quite an opportunity for me and now I'm doing basically I'm focusing on my own shows। तो अभी मैंने स्टार्ट भी किए थे अभी 2020 में भी एंड वर्चुअल भी होते रहते हैं शोज, बट वही कि कोरोना करके थोड़ा वही इम्बैलेंस हो गया है सब कुछ यू नो। तो अगेन आई एम स्टार्टिंग टू डू माई शोज, माई इंडिविजुअल शोज इंडिपेंडेंटली। तो वही है कि होपफुली थोड़ा सब कुछ ठीक हो जाए, बिकॉज यू नो इंडस्ट्री कितना अफेक्ट हुई है हर चीज़ यू नो। तो इस करके अभी यही है कि प्लानिंग चल रही है पूरी कि प्रॉपर शोज पे आए और करें। तो अच्छा, पेरेंट्स ने मुंबई नहीं जाने दिया था, फिर जब अब्रॉड गए देन कैसा एक्सपीरियंस था? तो बेसिकली पेरेंट्स ने मतलब मुंबई का ये है कि उन्होंने बोला कि शिफ्ट होने के लिए ऑब्वियसली उनको होता है कि अगर आप कोई लाइफ अपनी अलग से कहीं स्टार्ट कर रहे हो तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट एक्सपीरियंस हो जाता है। फिर बीइंग अ गर्ल लाइफस्टाइल पूरा चेंज एग्जैक्टली, एंड बीइंग अ गर्ल ऐसे सेफ्टी इश्यूज रहते हैं, बहुत कुछ रहता है, तो पेरेंट्स को तो रहते हैं। फिर भी मैंने मना लिया था उन्हें कि बिकॉज एट द एंड दे नो कि इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर माई करियर, तो वो मान गए थे, बट कोरोना के चक्कर में मैं नहीं जा पाई। बट ठीक है, मतलब जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। नाउ आई फील लाइक कि जो मैं मुंबई में करती वो अब मैं यहीं पे भी कर सकती हूँ। बाहर का कैसा एक्सपीरियंस रहा? बाहर का बहुत अच्छा रहा। मतलब मैं बोल रही हूँ ना, मैंने आई नेवर एक्सपेक्टेड कि इसके थ्रू मैं शोज के लिए जाऊंगी बाहर। तो वही है कि ऑल ओवर इंडिया शोज के चक्कर में शोज करके मतलब मैंने ऑल ओवर इंडिया भी शोज किए हैं, सारी जगह जितने भी जगह, चाहे साउथ इंडिया हो चाहे पूरा घूम लिया। हाँ पूरा घूम लिया। फेवरेट प्लेस कौन सी है? आई वुड से इंडिया में
इंडिया में अगर शोज की बात करें तो आई थिंक दिल्ली है जो जहाँ पे हमेशा ही मजा आता है, दिल्ली एंड जयपुर, जहाँ बैक टू बैक शोज मोस्टली होते रहते हैं। काइंड ऑफ ऑडियंस, या मतलब ऐसा नहीं हर जगह की ऑडियंस अच्छी है, बट वही है कि थोड़ा तो बोलना पड़ेगा। हाँ मतलब मेरे ज्यादा शोज आई थिंक हमारे जयपुर एंड दिल्ली में हुए, तो इस करके वहाँ का थोड़ा ज्यादा है। बाकी ऐसा तो ऐसा नहीं है। बाकी घूमने की बात करें तो आई रियली लाइक जयपुर, क्योंकि द होल रॉयल थिंग एंड वो फोर्ट्स वगैरह मुझे बहुत पसंद है। एंड बाहर की बात करें तो आई रियली लव्ड बाली, तो आई वेंट टू बाली एंड वो बहुत बहुत ही सुंदर जगह है, तो आई वुड लाइक टू गो समडे अगेन। या तो इसके साथ साथ आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, तो वो बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग के लिए हो, कौन होएगा के लिए, देन एमसीएम वाले तो बहुत परेशान है उनके सारे अवार्ड्स तो यूथ फेस्टिवल में आप ही ले गई हैं, कहाँ रखती हैं सारे? अभी फिलहाल तो है, मतलब सेल्फ है उस, वो पूरी भरी हुई है, जगह नहीं है। अब उसमें थोड़ा ऐसा है कि अब गिरने वाली हो रही है वो। तो अब कुछ स्पेशल पेज, जैसे यू नो श्रुति हासन है, वो फ्रिज के ऊपर रखती हैं अपने सारे अवार्ड्स। अच्छा, नहीं अभी मेरा ये प्लानिंग है कि मैं पूरा एक वॉल बनाऊंगी अभी, और उसमें पूरा वो एक अवार्ड्स की रहेगी, बिकॉज एटलीस्ट मतलब 70-80 तो हो चुके हैं शील्ड, सिर्फ जो आपके मोमेंटो शील्ड्स रहती हैं, तो वो उसके लिए पूरा एक वॉल तो मतलब चाहिए रहेगा। रिलेटिव्स घर पे आते होंगे, सो कैसा, हाउ डज इट फील एंड इतने सारे अवार्ड्स मिले? तो बेसिकली ऐसा है कि अभी घर पे जो शेल्फ पे वो बिल्कुल सामने है, तो व्हेन यू एंटर यू कैन सी ऑल द अवार्ड। तो कोई भी आता है, अभी तो रिलेटिव्स वगैरह को तो आदत पड़ चुकी है, तो वो ऐसे देखेंगे कि अच्छा और भर गया और भर गया उनका लिटरली यही होता है। बट जो कोई न्यू वो आता है और उनकी नजर जाती है तो दे आर लाइक किसके हैं इतने सारे, तो फिर पापा बताते हैं कि दिव्या के हैं। इवन पापा के भी है, पापा इज LIC एडवाइजर, तो उनके भी मतलब ये कि अपने काम में सभी अच्छे हैं, तो उनको भी LIC से मिलते रहते हैं अवार्ड्स वगैरह, बेस्ट सर्विस का एंड ऑल। तो बेसिकली वो है कि अच्छा इतने 3, 4, 5, 6 पापा के हैं, बाकी दिव्या के। तो वो है कि मतलब उनको आदत पड़ गई रिलेटिव्स को, बाकी कोई भी आता है तो दे आर लाइक वाओ अच्छी कलेक्शन है। अभी इन फ्यूचर तो फिर पूरा एक रूम बनाना पड़ेगा अवार्ड्स के लिए। रूम, हाँ मे बी। आपने दीप जंदू सर के साथ भी काम किया है ना, और उनका गाना था दिल्ली की छोरी, आप तो चंडीगढ़ की छोरी हो, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? इट वॉज ऑल्सो वेरी ग्रेट, मतलब उनके साथ काफ़ी ऐसा था कि ज़्यादा बात नहीं हुई एंड बहुत ही प्रोफेशनल था काम, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं था। बट एटलीस्ट ये है कि उनके साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब बहुत ही प्रोफेशनल। तो बेसिकली उस सॉन्ग का भी यही था कि उनको ये था कि उनके किसी के थ्रू उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने कांटेक्ट किया कि अच्छा दिव्या से सॉन्ग करना है, एंड आई डब द सॉन्ग। एंड उसके आई थिंक वही कि मैंने डब करके मैं भूल गई कि अच्छा सॉन्ग है। उसके बाद जब उसका पोस्टर एंड ऑल रिलीज होने वाला था, तो देन ही सेंट मी ऑल ऑफ दैट, एंड उसके बाद सॉन्ग आ गया। मतलब बहुत ही छोटा सा वो रहा था, मतलब एक्सपीरियंस एज सच कोई बड़ी स्टोरी नहीं है इसमें, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब ही इज वेरी नाइस, वेरी प्रोफेशनल। और अभी रिसेंटली सच्चिया मोहब्बत आया था यंगपीर का, उसमें कनिका मानवी हैं, सो यू गॉट अ चांस उधर शूटिंग पे भी जाने का, या घर से ही डब किया? घर से तो नहीं, बट ऑब्वियसली हमने स्टूडियो में ही डब किया था। बट वही है कि कोरोना का वो चल रहा था, उन्होंने खुद गोवा जाके जो शूट किया है, उन्होंने बीच में टाइम निकाल के शेड्यूल बना के किया है, तो पॉसिबल तो था नहीं ऐसे जाना। बट वही है कि ऑब्वियसली अच्छा जितना भी सॉन्ग है, मुझे सॉन्ग पर्सनली बहुत प्यारा है, और मेरा भी जो पार्ट है वो बहुत ही अच्छा है। तो मतलब इट वाज इन टोटल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। कोई फैन मोमेंट रहा हो कि ये स्टार हैं, ये सेलिब्रिटी से मैं मिली, या मेरे फेवरेट सिंगर हो, कोई ऐसा मोमेंट रहा हो? आई वुड से अभी जैसे आप पूछ रहे हो तो मेरे दिमाग में एक ही आ रहा है कि जब मैं इंडियन आइडल के ऑडिशन में थी, तो वहाँ पे श्रेया घोषाल जी थे। तो शी इज योर फेवरेट? हाँ, शी इज वन ऑफ माई फेवरेट्स। आई हैव लॉट ऑफ फेवरेट सिंगर्स। तो उनके बेसिकली उनके साथ एक्सपीरियंस ये रहा था कि मेरा ऑडिशन बहुत देर तक चला था। तो जो जजेस राउंड होता है उसमें मेरा अराउंड 25 to 30 मिनट्स चला था, जबकि ऐसा होता है कि एक लाइन सुनी, थोड़ा शूट किया और ओके अब नहीं हो रहे हैं कोई सिलेक्ट, या सिलेक्ट भी हो रहे हैं तो 1-2 गाने सुन के मुझसे उन्होंने 3 सॉन्ग्स सुने थे। और फिर बाकी ये कि उनके कमेंट्स वगैरह जितने थे ना, मतलब शी वाज लाइक वेरी कैंडिड एंड वेरी स्वीट, कि शी वाज लाइक आपकी रूह बड़ी पाक है,
मतलब वो मुझे ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे थे कि बिल्कुल ही रैंडम हाईलाइट बन जाते हैं ना लाइफ के। हाँ, तो आई रिमेम्बर ऑल दोज जो भी बातें उन्होंने बोली, सेंटेंसेस, वो सब मुझे अभी भी याद है। तो दैट वाज अ रियली मतलब मेमोरेबल मोमेंट कि मुझे श्रेया घोषाल जी के सामने मैं खड़े होके गा रही हूँ। एंड बेसिकली ये कि एज अ, ये नहीं कि बहुत बड़े सिंगर है कुछ, बट एज अ पर्सन शी इज़ वेरी वेरी नाइस। तो बहुत कुछ वो वाइब्स आती हैं और आप मोटिवेट होते हो फिर और अच्छा करने के लिए, तो दैट्स वन। तो ये तो आपका फैन मोमेंट था। कभी कोई क्रेजी फैन मोमेंट जिस फैन ने आपके लिए कुछ किया हो? आई रिमेम्बर कोई स्केच भी शायद आपके लिए बनाया है किसी ने। हाँ, स्केच वगैरह ये सब तो मतलब थोड़े बहुत अब हो जाते हैं, बट आई वुड से कि जैसे आई वुड से कि जो छोटे छोटे ऐसा है ना कि कोई लोग जो आपको देखते हैं और फिर आपके जैसा बनना चाहते हैं, कि आपको बोलते हैं कि मुझे इसकी तरह, दिव्या की तरह बनना है। तो वो चीज़ आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मुझे भी एनकरेज करती है कि मैं जो भी करूँ लाइफ में वो मैं इतना अच्छा करूँ कि अगर कोई मुझे फॉलो कर रहा है तो वो भी अच्छा ही करे। तो उनके लिए गुड एग्जाम्पल सेट करना है, लाइक दैट। तो मैंने पहले भी मतलब बताया है, या आई थिंक काफ़ी इंटरव्यूज़ में, कि एक बार जैसे क्लास में, मैं अपनी म्यूज़िक क्लास में होती थी जहाँ मैं सीखती थी, तो वहाँ पे जैसे बच्चे, हाँ मतलब एक वहाँ पे एक बच्ची थी छोटी, तो वो ऐसा होते थे कि अपनी मम्मी को रोज़ रियाज थोड़ा बहुत जितना उसको बजाना आता है, गाना आता है, प्रैक्टिस करके, मम्मा मैं गाने लगी दिव्या दीदी की तरह। सो शी यूज्ड टू बी लाइक दैट कि मुझे दिव्या दीदी की तरह बनना है। और ऐसे काफ़ी मतलब ऐसे बच्चे हैं कि जो बोलते हैं कि अच्छा दिव्या दीदी की तरह बनना है, उनकी तरह गाना है। तो वो चीज़ मतलब आई थिंक बेस्ट मुझे लगती है कि मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि लोग आप पे आज इंस्पिरेशन। एग्जैक्टली, या ओके। तो अब उन लोगों की इस इंस्पिरेशन के लिए हमारे पास बहुत स्पेशल सा सेगमेंट है। ओके, सो वैसे वो जीके है, तो उसमें आपकी नॉलेज हम चेक करने वाले हैं, ठीक है? कैसी है वैसे आपकी जीके? ठीक ही है, मतलब आई डोंट नो, मतलब रैंडमली तो वैसे तो आई एम जस्ट किडिंग। हम थैंक गॉड, या हम अंताक्षरी खेलेंगे। ओके ओके, मैं नहीं गाऊंगी, बट क्यों? बाथरूम सिंगर, आई वोंट सिंग। ओके, तो मैं आपको कुछ लेटर्स दूंगी, ठीक है, जो आप गाओगे उसी के बीच में से, एंड बहुत क्विक अंताक्षरी होने वाली है। ओके, तो आपको जल्दी जल्दी गाना चेंज करना है। सो आई कैन लाइक मतलब प्रॉपर गाना है या मैं बस थोड़ा आइडिया दे सकती हूँ? या आइडिया, डन, ठीक है। तो पहला आपका लेटर है र। र, ओह गॉड, टिक टिक 1 टिक टिक 2। ओह मैं इसमें बहुत बुरी हूँ। एक मिनट, मैं स्टार्टिंग के लिए मुझे थोड़ा टाइम मिल सकता है ना, फिर मैं धीरे धीरे आप सोच सकते हो गाना, ठीक है। एनी सॉन्ग वैसे रैंडमली तो मुझे बहुत मुश्किल से होता है। ये थोड़ा कर देना। ओके, हम मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली उसका नाम स्टार्ट हो, ऐसा कुछ तो नहीं है ना? आप गा दो। ओके, मैं गा देती हूँ। ये तो वैसे आरसी है। रांझना एवे लेना तू मेरा इम्तिहान, लो ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये इश्क, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा। ओके, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। ई इससे सबको इमली का बूटा ही याद। हाँ एग्जैक्टली, मुझे भी वही याद आया था। ई से, ओके, ए से गा सकते हैं? हाँ गा दो। एक दिल है एक जान है, दोनों तुझ पे कुर्बान है। तो तेनू ना बोल पावा मैं, तू आपे ही समझ। अब ये लेटर सबको बहुत टफ लगता है। ओ आई टोल्ड यू, सबको बहुत टफ लगता है। मुझे भी नहीं आ रहा यार। मैं सारे गाने गाती रहूंगी, आप भी तो कुछ करो। आप इतना प्यारा गाती हूँ, मैं गाती नहीं। एटलीस्ट यू कैन हेल्प मी ना विद इट। तो से कौन सा गाना? खुद ही बना दो, चलो कोई गाना। आई थिंक वो है ना टल्ली गाना।
चलिए हुआ मैं हो गया टल्ली कुड़िया चिकल्ली आवे, दिलजीत का। ओके, नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू। आई ट्राइड माय बेस्ट। या यू डिड। अच्छा, अब जल्दी से बता दो कि आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है, कहाँ कहाँ दिखने वाले हो? अपकमिंग पहले तो मैं सोलोज पे अपने काम कर रही हूँ, बट ऑब्वियसली वो है कि जैसे सब पूछते रहते हैं मुझे कि यू नो कब आ रहा है आपका सॉन्ग, कब आ रहा है। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं जल्दी से जल्दी गाने और अच्छे गाने लोगों को दूँ, नॉट लाइक जैसे आजकल काफी सॉन्ग्स हैं जिनका कोई सेंस ही नहीं बनता है, यू नो, राइट। तो मैं नहीं चाहती वैसा काम करना, तो मैं बहुत ही सिलेक्टिव रहती हूँ कि जो गाना पसंद आता है मैं तभी गाना करती हूँ। या तो बेसिकली वही है कि उसमें फिर थोड़ा टाइम लगता है प्रोसेस में। तो सोलोज पे काम कर रही हूँ मैं काफ़ी, 2-3 सॉन्ग्स हैं जिन पे मैं अभी काम कर रही हूँ, बट वही है कि जैसे जैसे धीरे धीरे काम होगा, होपफुली जल्दी ऐसा हो। बाकी 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं, काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं उनके लिए भी, तो आपको बहुत जल्दी पता चलेगा। अभी यू कैन अभी हाँ एग्जैक्टली, बट 2-3 कोलैबोरेशंस हैं जो काफी अच्छे लेवल के हैं और बहुत ही प्यारे सॉन्ग्स भी हैं, अच्छे सॉन्ग्स। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। तो कोई ऐसा स्टार है जिसके साथ सोचते हो हाँ इसके साथ तो मुझे एक दिन गाना है? बहुत है। बहुत सारे हैं, मेरी लिस्ट बहुत लंबी है। टू नेम अ फ्यू। इफ आई से पंजाबी तो उसमें तो है कि दिलजीत हैं, उनके साथ करना है काम। बाकी अगर बॉलीवुड में बात करें, मतलब सभी जितने अच्छे आर्टिस्ट हैं, आई वुड से सोनू निगम जी, उनके साथ वो मेरे फेवरेट सिंगर है, तो उनके साथ काम करना है। आई थिंक अरमान मलिक इज़ डूइंग रियली गुड, बहुत टैलेंटेड है, उनके साथ काम करना है। तो काफ़ी सारे, और बस यही नहीं है, मुझे बेसिकली हॉलीवुड का भी कि अगर हो सके तो कोलैबोरेशन सेलेना गोमेज एंड ऑल सबके साथ। तो प्लान्स तो बहुत सारे हैं, यू नो, देखते हैं अभी, होपफुली जस्ट गोइंग विद द फ्लो। या कोई मैसेज देना चाहोगे सबको? मैसेज फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि कोरोना है, सब घर पे रहिए जितना हो सकता है। आई वुड से कि प्रिकॉशंस लेते रहो, वैसे भी यू नो अच्छा ही है मास्क पहनना, सैनिटाइज करते रहना। बिफोर दिस ऑल्सो कोरोना मैं सैनिटाइजर अपने साथ लेके ही घूमती होती थी। तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल वो, एंड बाकी आई वुड से इन जनरल जो भी करो यू नो अपने दिल से करो, बट ऑलवेज हैव अ प्लान बी विद यू, बिकॉज लाइफ इज़ यू नो वेरी अनसर्टन, आपको कुछ नहीं पता कल को क्या हो जाए, तो आपके प्लान्स हमेशा काम नहीं करते हैं। तो जो भी करो दिल से करो, बट ऑलवेज हैव अ प्लान बी, फॉलो योर ड्रीम्स। बट ये है कि आपके साथ ये भी होना चाहिए कि कुछ बैकअप होना चाहिए, यू नो, कि कल को आपको हो सकता है कि आप पाथ सही ना चूज़ करो तो बाद में आप मिजरेबल ना रह जाओ कि ओके अब तो कुछ बचा ही नहीं लाइफ में, ये प्लान नहीं हुआ। बाकी फेलियर्स होते रहेंगे, एंड फेलियर्स ऐसी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप जब उससे जो भी चीज़ फेल होते हो कहीं पे, तो हर चीज़ से आपको सीखने को मिलता है। एंड कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग एंड एक्सपीरियंसिंग थिंग्स, बिकॉज वही है जो आपको ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है, उसके बिना ग्रोथ है ही नहीं। तो जस्ट कीप ऑन गोइंग, कुछ भी स्टे मत रहो कहीं पे भी, जस्ट कीप ऑन फ्लोइंग एंड गोइंग। That's it. Great message that was. Thank you so much, Divya, for being here. I totally enjoyed the conversation. Thank you for having me. Thank you so much. I enjoyed a lot. Thank you.